हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम उनको सॉल्व कर रहे थे फार्माकोलॉजी के, जो कि हमने वीडियो अपलोड ही कर दी है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। टोटल 15 क्वेश्चन है तो 15 वीडियोज़ बनेंगी। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। सॉल्यूशन आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएगा, तो लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट जरूर से कर लेना। तो यूनिट सेकंड चल रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा थेरेपी ऑफ शॉक वाला था वो हमने कवर कर लिया था। सेकंड जो मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है वो हम कवर करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि गिव द मोड ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट्स यानी कि वारफेरिन। तो चलिए करते हैं वहीं तो बात कि क्या है वारफेरिन एंड एंटीकोगुलेंट। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे आया था, मतलब पेपर में। तो यहाँ पे आपके पास 2020-21 का ये क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देखोगे। इलस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन यूजेस एडवर्स रिएक्शन ऑफ वारफेरिन सोडियम। तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आने वाला है। तो सिंपली यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि क्या है एंटीकोगुलेंट या फिर वारफेरिन, उनके मोड ऑफ एक्शन वगैरह। तो ये हमारी यूनिट सेकंड में है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। और थोड़ा सा देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है और आपको मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, नॉलेज इन्फॉर्मेशन की, मेडिसिन कहाँ पे यूज़ होती है, एज ए फार्मेसी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। तो वो जो है ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो अपने चैनल पे मतलब ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता है। आई होप मतलब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि एज ए फार्मेसी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। स्टडी तो आप कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली भी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर से कर लेना। अभी वो ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे नहीं अपलोड हो रही है, हम कंटिन्यूसली लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं, तो चेकआउट जरूर से कर लेना। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेडिसिन वाला। तो बात करते हैं सिंपली एंटीकोगुलेंट क्या है। देखिए नेम हमारा एंटी प्लस कोगुलेंट। एंटी का मतलब है अपोज एंड कोगुलेंट का मतलब है कोगुलेशन, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जब भी हमारी बॉडी में कहीं इंजरी होती है या बोले तो ब्लीडिंग होती है, तो कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग रुक जाती है और हमारे जो ब्लड है उसका थक्का बन जाता है, उसका क्लॉट बन जाता है। वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? कोगुलेशन कहलाती है। तो अब यहाँ पे ऐसी ड्रग काम करेंगी जो कि कोगुलेशन नहीं होने देंगी। अब आप कहोगे कि कोगुलेशन तो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी ब्लीडिंग को रोकता है, हमारे जो इंजरी हो जाती है ब्लड को लॉस होने से बचाता है, लेकिन क्या हो कि कोगुलेशन ज़्यादा होने लग जाए। सपोज करिए जैसे कि ये जो मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम कर रही है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये भी हमारी एक हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होगी, जहाँ पे मतलब ये जो मेडिसिन काम करेंगी। तो क्या हो कि जैसे कि सपोज़ करिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी इंजरी हुई या फिर इंजरी भी नहीं हुई है, हमारी प्लेटलेट्स जो है वो एग्रीगेट हो गई हैं, वो इकट्ठी हो गई हैं। तो इस तरीके से वो प्लेक बना लेंगी, इस तरीके से क्लॉट बना लेंगी, जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड के बहने में दिक्कत होगी, ब्लड ईजिली फ्लो नहीं होगा, वही तो प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर ब्लड ही नहीं बहेगा ब्लड वेसल में तो हमारे टिश्यूज़ के पास वो नहीं जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, उससे हमारी कई सारे डिसीज़ होंगी, CHF, कार्डियक हार्ट फेलियर वगैरह। ये भी हो सकता है अगर ये हार्ट में थ्रोम्बस बन जाता है। और इसके अलावा और भी हार्ट अटैक या फिर हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया कि आखिर ये मेडिसिन काम कहाँ करने वाली हैं और क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वही ड्रग हैं जो कि ब्लड के कोगुलेशन को नहीं होने देंगी। जब हमारा ब्लड ज़्यादा कोगुलेट होने लग जाता है तो तब ये यूज़ की जाती हैं। सो दीज आर दोज ड्रग विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन द ब्लड वेसल। तो ये थ्रोम्बस को बनने नहीं देती हैं। यहाँ पे देखिए आपने एक पॉइंट ज़रूर से ध्यान रखना है कि ये जो हमारी ड्रग है, यानी कि जो हमारी एंटीकोगुलेंट है, ये ऑलरेडी बने हुए क्लॉट को नहीं ब्रेक डाउन करती हैं, नहीं उसको ठीक करती हैं, बल्कि जो आगे बनने वाला है ये उसको रोक देती है। यानी कि वही लिख रखा है, दे डू नॉट डिसॉल्व द ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट बट आर यूज्ड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट। ये नए क्लॉट को नहीं बनने देती। ठीक है, जो ऑलरेडी क्लॉट बन गया है उसके लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो फिब्रिनोलाइटिक्स कहलाती है, जो कि नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो एंटीकोगुलेंट वो हैं जो कोगुलेशन को नहीं होने देती हैं। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो वारफेरिन के ऊपर आता है कि उसका मोड ऑफ एक्शन, यूज़ एंड साइड इफेक्ट बताइए। तो देखते हैं यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन।
तो यहाँ पे जो हमारी एंटीकोगुलेंट है वो दो कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई हैं। सबसे पहले है इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट्स। इंजेक्टेबल यानी कि जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि हेपेरिन है, लेपिरुडीन है, एनक्रॉड है, ये हमारी इंजेक्टेबल होती हैं। दूसरा हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट। ओरल यानी कि जिसको हम ओरली ले सकते हैं, एज ए टैबलेट के रूप में वो हम ले सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी दो कैटेगरी हैं, एक है कोमेरिन डेरिवेटिव। कोमेरिन हमारा एक केमिकल है जिससे ये डेराइव होती हैं, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि वारफेरिन जो कि हम देखने ही वाले हैं, और वाइसाइड्रोक्सीकोमेरिन और एक्इनोकोमेरिन, ये इसकी कैटेगरी की ड्रग है। एक हमारे इंडेंडियोन डेरिवेटिव, ये भी हमारा केमिकल है, ये यहाँ से डेराइव होती हैं, इसका एग्जाम्पल है फेनिडियोन। तो ये सिंपल सा इसका क्लासिफिकेशन है एंटीकोगुलेंट ड्रग का। बात करते हैं वारफेरिन पे फोकस हम करते हैं कि इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है एंड यूज़ क्या है। तो वारफेरिन हम सबसे पहले वही लिखना है कि ये हमारा एक ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, और ये जो है एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के का, या बोले तो विटामिन के को नहीं बनने देता है। कैसे नहीं बनने देगा और आखिर क्या रोल है विटामिन के का कोगुलेशन में, वो अभी हम इसके मोड ऑफ एक्शन में देखेंगे। तो देखिए बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की कि कैसे हमारा वारफेरिन काम करता है। तो देखिए आपने ये तो समझ लिया कि क्या काम करेगा, यानी कि ये ब्लड के कोगुलेशन को नहीं होने देगा, और मैंने अभी ये भी आपको बताया था कि ये विटामिन के का एंटागोनिस्ट होता है, बोले तो विटामिन के को नहीं बनने देता है। तो आखिर मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले आपने ये पता होना चाहिए कि आखिर कोगुलेशन होता कैसे है, या फिर विटामिन के का रोल क्या है कोगुलेशन में। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपने अगर कोगुलेशन का कैस्केड देखा हो या कोगुलेशन का पाथवे पढ़ा हो, तो वहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो पाथवे काम करते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर 10 है, फैक्टर 11 है, फैक्टर 12 है, फैक्टर 2 है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कोगुलेशन के लिए। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स इनमें से ये जो है विटामिन के पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये विटामिन के की वजह से ही ये एक्टिवेट होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज़ करिए यहाँ पे ये पाथवे थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट सा लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे कि हमारा विटामिन के है, ये हमारा हाइड्रोक्विनोन है। विटामिन के जो हाइड्रोक्विनोन होता है वो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन के की। इस तरफ विटामिन के है जो कि एपॉक्साइड है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन के की, है दोनों विटामिन के ही। तो इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम करता है, एपॉक्साइड रिडक्टेज। ठीक है, जैसे कि हमारा रिडक्टेज, यानी कि ये जो है इस एपॉक्साइड फॉर्म को रिड्यूस करके हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब समझिए कि आखिर अब ये जो हमारा एक्टिव विटामिन के है, इसका रोल क्या है। जैसे ही ये हमारा विटामिन के जो है एक्टिव फॉर्म में अगर ये बनता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम है विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है, कुछ हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डैश कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन, या बोले तो सेकंड फैक्टर है, और एक फैक्टर हमारा 7 है, फैक्टर 6 है, और फैक्टर हमारा 10 है। तो ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं पहले, तो इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और ये एंजाइम कब एक्टिवेट होता है, ये डिपेंड करता है विटामिन के पे। और जब विटामिन के मिलेगा, यानी कि ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, ये हमारे जो इनएक्टिव फैक्टर्स थे जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, कोगुलेशन के लिए, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये सारे काम करने लग जाएंगे, हमारा कोगुलेशन यानी कि थ्रोम्बस या बोले तो क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या समझें, यहाँ पे पहले हमारा इनएक्टिव विटामिन के था, वो एक्टिव में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही एक्टिव विटामिन के मिला, यहाँ पे ये हमारा एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ जो कि इन इनएक्टिव जो फैक्टर्स हैं उनको एक्टिव फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा क्लॉटिंग हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो हमारा वारफेरिन है, आखिर ये करेगा क्या, जो कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपली जो ये एक एंजाइम था एपॉक्साइड रिडक्टेज, जो कि ये हमारा विटामिन के को जो हमारा इनएक्टिव था उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दे रहा था। तो ये सिंपली यहाँ पे काम करेगा, और जैसे ही ये एंजाइम हमारा इनहिबिट हुआ, यानी कि हमारा जो विटामिन के है वो एक्टिव ही नहीं होगा। जब विटामिन के एक्टिव नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारी जो फैक्टर्स हैं वो भी इनएक्टिव ही रहेंगे, यानी कि कोगुलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो सिंपली यही दिखा रखा है कि वारफेरिन की ड्रग यहाँ पे एक्ट करेगी और इस एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। तो ये है मोड ऑफ एक्शन। मैंने आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश करी है। बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक कि जो हमारा वारफेरिन जो होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है, कितनी हाफ लाइफ होती है। तो बात करते हैं जो वारफेरिन जो होता है, ओरली हम इसको लेते हैं, ठीक है।
और ये जो है GIT यानी कि इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और हाफ लाइफ जो है इसकी 36 से 44 घंटे होती है। बोले तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 से 7 दिन तक रहता है। ये हो गया। इसके अलावा जो मेटाबोलाइज होता है ये लिवर के द्वारा होता है और एक्सक्रीट किया जाता है किडनी के द्वारा। तो सिंपली ये आपने बात लिखनी है। बात करते हैं इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले जो यूज़ है, जैसे कि पहले से हम पढ़ ही रहे हैं कि ये हमारा एंटी कोगुलेंट है, और जो थ्रोम्बोसिस हो जाती है यानी कि वेन के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाता है तो उसको एक रोक देता है या फिर आगे नहीं होने देता है। दूसरा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, बोले तो हार्ट अटैक को भी ये ठीक करने का काम आता है। किस तरीके से? देखिए हार्ट अटैक होता कब है कि जब जो है हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें क्या है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक यानी कि या तो वो लिपिड वाला प्लेक हो या फिर थ्रोम्बस वाला प्लेक हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा इस मतलब हार्ट अटैक को भी ठीक करेगा। दूसरा अनस्टेबल एंजाइना और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो ये इन कंडीशन को भी ठीक करने के काम आता है। ठीक है। लास्ट में बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट हैं। ज़्यादा साइड इफेक्ट है नहीं, लेकिन सबसे जो मेन है वो है हीमोरेज। देखिए क्या हो कि जैसे कि हम यहाँ पे वारफेरिन ले रहे हैं, वारफेरिन क्या करेगा, ये हमारे ब्लड को ना पतला करेगा, ये एज ए ब्लड थिनर काम करेगा, यानी कि कोगुलेशन को नहीं होने देगा, तो मतलब ब्लड को पतला कर रहा है। तो जब हमारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा पतला होगा, सपोज़ करिए हमें कहीं गलती से इंजरी हो गई, तो वहाँ पे हमारा ब्लड आसानी से रुकेगा नहीं, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हमको हो सकती है। इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा नोज़िया वोमिटिंग, ये तो नॉर्मली होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डायरिया, फीवर, ये नॉर्मल है। इसके अलावा एक मेन और साइड इफेक्ट है, वो है हेयर लॉस। आपको हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी पूरी फार्माकोलॉजी, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ वारफेरिन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैं इसको प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, आप शुरू से सारे क्वेश्चंस को देखते आना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।